हेलो फ्रेंड्स, तो सबने सीईटी मेंस या ग्रुप डी की तैयारी शुरू कर दी होगी अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। तो ये हमारे जो टॉपर हैं इनकी सीईटी में रैंक 1 आई थी और मेंस में भी इनके 93 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। तो अंकित ग्रेवाल ने इकोनॉमिक्स के कुछ नोट्स शेयर करे हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। क्वेश्चंस उन्होंने ही शेयर किया। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इनका ये टेलीग्राम चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल का नाम देख रहे हैं, आप यहाँ पर जाइए तो आपको फाइल्स के सेक्शन में ये इजीली मिल जाएगी। इसका नाम है 150 क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ इंडियन विलेज। तो आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो खेती ही होती है, तो आंसर हो जाएगा फार्मिंग। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिक्स्ड कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिक्स्ड कैपिटल। इनमें से फिक्स्ड कैपिटल कौन सी है? ऐसी चीज़ जो हमेशा आपके काम में आएगी, तो वो हो जाएगी टूल्स एंड मशीन ऑब्वियसली, क्योंकि ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। रॉ मटेरियल को तो हम जैसे ही प्रोसेस करेंगे वो पक्का माल बन जाएगा, बिक जाएगा। पैसा भी हम खरीदते आता जाता रहता है। मजदूर भी हमें आज भी लिया, आज ही हमने खाना खरीद लिया तो ख़त्म हो गई। तो फिक्स्ड हो जाएगी आपकी टूल्स एंड मशीनरी। ह्यूमन कैपिटल किसका रिजल्ट है? ह्यूमन कैपिटल मतलब हम लोग, अगर हम हमारे बिजनेस के लिए एक एसेट की तरह, कैपिटल की तरह हैं, तो वो हमारा क्या होता है, जब हम एजुकेटेड होंगे, हेल्थ हमारी अच्छी होगी, तो वही हमारी ह्यूमन कैपिटल होगी। एक बीमार आदमी एक बिज़नेस नहीं चला सकता। एक अनएजुकेटेड पर्सन है, हाँ इसका आप एक कह सकते कि ऐसी बात नहीं है कि अनएजुकेटेड लोग बिज़नेस नहीं चला सकते, लेकिन उनको फिर जो एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं, तो एजुकेशन ही हमारी कैपिटल बनाती है। फोर्थ क्वेश्चन है जब लोग अपनी क्षमता के अनुसार नियोजित नहीं होते हैं, मतलब उनको उनके अकॉर्डिंगली, जैसे अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है और वो एक क्लर्क की नौकरी कर रहा है, तो उस तरह की क्षमता को क्या कहते हैं? उस तरह की क्षमता को अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी। जब आपको आपकी अकॉर्डिंगली कि एक पोस्ट ग्रेजुएट को अगर आप पीएन बना रहे हैं, तो वो हो जाएगी आपकी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि इतना पढ़ा लिखा है और उसको उसकी क्वालिटी के बेस पे जॉब नहीं मिल रही है। कौन सा सेक्टर है जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया का? तो सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया का वो वही है एग्रीकल्चर, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग ही एग्रीकल्चर पे इनकम पे ही बेस है अपने इंडिया में, खेती ही ज़्यादा करते हैं, तो खेती ही आपके एम्प्लॉयर भी होंगे। कौन सा फैक्टर है रिक्वायर्ड कंबाइन करने के लिए लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल? हम कहाँ पर करते हैं? ऑब्वियसली एक जो एंटरप्रेन्योर है, यानी एक उद्यम, एक बिजनेस बनाने का जो मालिक है, वही लैंड को, अब लैंड उसकी होगी खुद की, वो लेबर लगाएगा उसके ऊपर और फिजिकल कैपिटल भी वही लगाएगा, तो आंसर आ जाएगा एंटरप्रेन्योर। लिटरेसी रेट जो है वो क्या मापती है? साक्षरता दर किसे मापती है? तो ऑब्वियसली वो एजुकेशन को मापती है कि कितने लोग जो हैं वो कितनी लेवल तक एजुकेटेड हैं। नए अनुमान के अनुसार ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा क्या होती है? तो हमारे इसके अंदर रेट फिक्स किया गया है 816 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ। हर एक व्यक्ति की हर महीने की कम से कम भी 816 रुपये अगर इनकम है, तो मतलब वो गरीब, उसमें न्यूनतम नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। कौन सा प्रोग्राम है जो ये बता रहा है कि हर पर्सन को 365 दिन के अंदर कम से कम 100 दिन का रोज़गार तो ज़रूर देंगे? तो वो है हमारी मनरेगा, मतलब मनर को कोई जॉब देगा, मन को जॉब देगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं मनरेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक कारण नहीं है गरीबी का? गरीबी का कारण क्या नहीं है? नॉट ए कोज क्या है? हमारी लो प्रोडक्टिविटी तो ऑब्वियसली है, जब कम उत्पादन होएगा तो हमारा बिकेगा कम, पैसा कम आएगा, तो फिर उसकी गरीबी होएगी। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो ऑब्वियसली इनकम जो, अगर एक इंसान के 6 बच्चे हैं, तो वो 6 बच्चों में अगर वो एक सेम इनकम 2 बच्चों में खर्च कर रहा है, एक 6 बच्चों में खर्च कर रहा है, तो उसकी जो है पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से उसके अंदर गरीबी आएगी। अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही गरीबी, क्योंकि बेरोज़गार है तो वो गरीब तो है ही है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसका एक कारण नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट गरीबी का कारण नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो हमसे रिटर्न अच्छा आता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि जो फूड है वो हमें आसानी से अवेलेबल है, हम उस तक ईज़िली पहुंच सकते हैं, कहीं पर भी हमारे पास आराम से पहुंच जाता है, और अफोर्डेबल है, मतलब कम कीमत पर हमें वो पहुंच जाता है। तो यही होती है फूड सिक्योरिटी। कौन सा जो अनाज की खरीद कौन करता है? जो सार्वजनिक बेचता है, वो अनाज की जो सरकार है उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य निगम।
क्या हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बफर स्टॉक, बफर क्या होता है कि टेम्परेरी हम गोदाम बनाते हैं, टेम्परेरी हमने स्टॉक बनाया और फिर उसको आगे दुकानदारों को बेच दिया। तो ये कौन बनाता है, ऑब्वियसली ये सरकार बनाती है। आपको सबको पता है हर जगह अनाज मंडी होती है, वहाँ पर पहले सरकार खरीदती है, वहाँ से स्टॉक खरीदती है फार्मर्स से, वहाँ रखती है सरकारी जो गोदाम होते हैं और उसके बाद वो अलग अलग मंडियों में जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्गाइज्ड, मैंने अभी अभी समझाया था आपको कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कि जब हमारे पास लोग ज़्यादा हैं और काम कम है तो वो हो जाती है हमारी डिस्गाइज, या फिर जो एजुकेटेड ज़्यादा है और उसको छोटा काम मिल रहा है, तो ये दोनों ही डिस्गाइज में आ जाएंगे। 5 पीपल है एक लैंड पे जहाँ पर 3 अगर काम करें तो भी काम हो जाएगा, तो यानी 2 लोग जो है वहाँ फालतू काम कर रहे हैं, तो वो हो जाएगी डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट यानी प्रच्छन्न बेरोजगार। मनरेगा कब बनी थी, मगनरेगा जो है वो कब बनी थी हमारी, 2005 में लागू की गई थी ये। पीडीएस का क्या मतलब है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को हम क्या बोलेंगे, पीडीएस। मतलब किस तरीके से जो अनाज है हमारा एग्रीकल्चर का खेती है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी लोगों में। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, अभी तो ये था कि कौन इनको कंबाइन करता है, तो उसका आंसर था एंटरप्रेन्योर, जो मालिक है वो करेगा। अब ये क्या काम करता है, इनको इकट्ठे रह के हम क्या बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के कारक। ये सब मिलके ही हमारी जो है वो प्रोडक्शन चीज़ों को उत्पादन करेंगे, बनाएंगे। हु आर लैंडलेस फार्मर, भूमिहीन किसान कौन से हैं, ऑब्वियसली जो दूसरों की ज़मीन पर काम करते हैं वही हमारे भूमिहीन किसान होते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब बहुफसली, बहुफसली का अब यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। बहुफसली जनरली क्या होता है कि जो किसान होते हैं वो एक साल दूसरी फसल उगाते हैं, अगले साल दूसरी, इस तरीके से करते हैं। लेकिन मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब, बहुफसली का मतलब है एक ही साल में एक ही जगह पे आप एक से ज़्यादा अनाज, मतलब आधे खेत में तो गेहूँ उगा दिया, आधे खेत में कोई और फसल उगा दी, तो वो हो जाएगा आपका मल्टीपल क्रॉपिंग यानी बहुफसली। खरीफ सीज़न में तो आपको पता है खरीफ सीज़न की फसल कौन सी होती है हमारी, धान यानी चावल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ, इनमें से कौन सा आर्थिक गतिविधि का भाग नहीं है। देखो खेती से भी हमें पैसा आएगा, टीचिंग से भी पैसा आएगा, सेलिंग गुड्स से भी पैसा आएगा, बस 2 से को बेचेंगे तो। लेकिन प्लेइंग फॉर फन, मनोरंजन के खेल से खेलने के लिए हमारे पास पैसा नहीं आएगा, ऑब्वियसली उसको हम फीस के पैसे देंगे। फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल क्या होती है, फिजिकल मतलब जो एक्चुअल में जिसको हम टच कर सके, फिजिकल का मतलब होता है जिसको हम भौतिक, जिसको हम छू सकते हैं। तो टूल्स, मशीन और बिल्डिंग ही हमारे फिजिकल हो जाएगी, क्योंकि एजुकेशन को हम छू नहीं सकते, हम महसूस कर सकते हैं, हेल्थ को हम लोग कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, जीडीपी का मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो हु प्रिपेयर्स नेशनल इनकम, भारतीय में राष्ट्रीय का आय का जानकर आंकड़े कौन तैयार करता है, हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। सेंटर मतलब ऑब्वियसली पूरे इंडिया का अगर कोई काम है तो वो सेंटर ही करती है, तो वहाँ से आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेक्टर दैट यूजेज नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसा सेक्टर जो वो क्षेत्र जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है वो होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। जैसे सीधा हमारा नेचुरल रिसोर्सेज मतलब हवा पानी को यूज़ करके वो खेती कर रहे हैं, तो वो सब प्राइमरी सेक्टर पे आ रहा है। सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑब्वियसली जब हमारा भारत जो है वो है ही डिपेंड एग्रीकल्चर पे, तो सबसे पहले हम खेती को ही डेवलप करने की बात करेंगे, किसी और पे नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। कौन से साल में प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी, वो हुई थी हमारी 1950। ऑब्वियसली जब हम आज़ाद हो जाएंगे उसके बाद ही करेंगे, हमारा संविधान बनेगा, तो यहाँ पर 1950 में होगा। ठीक है, तो आप इसमें ऑब्जेक्ट एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन। व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब व्यावसायिक संरचना से क्या अभिप्राय है। जब आप अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे हमने अभी पढ़ा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, जो हमारे सेक्टरों में, क्षेत्रों में जो हमने डिवाइड किया हुआ है वर्क फोर्सेस को, उसको ही हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी व्यावसायिक संरचना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्सेस, कार्यबल का क्षेत्रवार वितरण। ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, हमारे हरित क्रांति के नाम से हम ज़्यादा जानते हैं। जब हमने ये किया था कि हम
अपने हरियाणा को हरा भरा बनाएंगे बहुत ज़्यादा। तो वो हमारा कब आया था? थर्ड प्लान, तीसरी योजना में। सबसे पहली कौन सी थी हमारी? एग्रीकल्चर के लिए थी। दूसरी हमारी कौन सी थी ये आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। तीसरी थी हमारी जो इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। कौन सी जो इंडस्ट्री है उसको रेफर करते हैं हम? सनराइज इंडस्ट्री। किस उद्योग को उदीयमान उद्योग कहा जाता है? सनराइज मतलब जहाँ सूर्य नीचे से ऊपर होता है, तो उसे बोलते हैं आईटी एंड सॉफ्टवेयर। क्यों बोलेंगे आईटी एंड सॉफ्टवेयर? जहाँ पर हम क्या करते हैं, चीज़ों को राइज करते हैं। मतलब आप ये देखिए, जहाँ पर भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, एक दुकान है नॉर्मल पड़ोस में बेच रहा है और वही आपका आईटी और इनको यूज़ करके ऑनलाइन आ जाता है, तो उसकी सेल काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसलिए आईटी और सॉफ्टवेयर को बोलते हैं सनराइज इंडस्ट्री। मतलब आपकी इंडस्ट्रीज़ को सूर्य की तरह वो राइज कर देगा। विच सेक्टर इज कॉल्ड द इंजन ऑफ ग्रोथ? इंजन ऑफ ग्रोथ किसे कहा जाता है? विकास का इंजन किसको कहा जाता है? ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज़ को कहा जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर ज़्यादा होती हैं वहीं पर हमारी जो हम लोग यूँ कहते हैं कि लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलता है, चीज़ों की डेवलपमेंट होती है। आप कहीं भी देखिए, जैसे गुड़गांव है हमारा, गुरुग्राम है, वहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगी हुई है, इसीलिए उसका डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है। तो इसीलिए इसको इंजन ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। विच इनमें से कौन नॉट इंडियन? जब हमारी स्वतंत्रता हमें मिली थी, इसमें से भारत की अर्थव्यवस्था की कौन सी विशेषता नहीं थी? लो पर कैपिटा इनकम। ये तो थी क्योंकि उस टाइम सब कुछ तो सोना वो छीन के ले गए थे, तो लोगों की इनकम बहुत कम थी। हाई डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, हद से ज़्यादा डिपेंड थे, वो सिर्फ खेती ही करते थे, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, कमज़ोर आधारभूत है, लेकिन लिटरेसी हाई नहीं थी। बहुत कम लोग थे जो उच्च साक्षर थे, बाकी सब कम पढ़े लिखे ही थे। तो आंसर हो जाएगा बी, हाई लिटरेसी। बार्टर सिस्टम, जो हम वस्तु विनिमय प्रणाली, आपको पता होगा, जब हमारे पास रुपए नहीं होते थे, हम लोग एक चीज़ के बदले एक चीज़, जो अगर मुझे गेहूँ चाहिए तो मैं तुम्हें चावल दूंगा, तो हम तोल के चावल दे देते और तो वो हमें दे देते थे गेहूँ। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते थे? हम लोग इसको कैशलेस ट्रेड बोलते थे। मुद्रा प्रणाली, मुद्रा तो हम यूज़ नहीं करते थे। वस्तु से वस्तु की अर्थव्यवस्था कहेंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा वस्तु से वस्तु की अर्थव्यवस्था, क्योंकि हम एक वस्तु देके दूसरी वस्तु खरीदते थे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HDI? HDI का फुल नाम क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, हम 50 क्वेश्चन आज करेंगे, 3 पार्ट में हम इकोनॉमिक्स पूरी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ HDI? HDI का घटक क्या नहीं है? देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऐसा सूचकांक जहाँ पर हम मानव विकास को नापते हैं। तो देखो, मानव विकास में एजुकेशन आएगी, हम उसकी शिक्षा का स्तर नापेंगे, उसकी जीवन कितनी ज़्यादा वो जिएगा हम ये भी नापेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि ह्यूमन कितना डेवलपमेंट है। पर कैपिटा इनकम भी नापेंगे। लेकिन हम लिंगानुपात, हम लोग जेंडर बाइस नहीं होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में। हम सिर्फ उनकी एजुकेशन को ही नापते हैं, शिक्षा को ही नापते हैं। व्हाट इज़ द मीन्ड बाय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि क्योंकि पहले के ज़माने में क्या थे, बच्चे बहुत मरते थे, मतलब मैक्सिमम बच्चे पेट में ही मर जाते थे या पैदा होते ही 10 दिन 15 दिन में मर जाते थे। तो वो चीज़ को हम लोगों ने एजुकेशन से, दवाइयों से उस चीज़ को ख़त्म किया है। तो वो है कि अब कितनी है कि डेथ ऑफ चिल्ड्रन 10 ईयर्स नहीं, इन्फेंट मोर्टेलिटी 10 ईयर की नहीं है। मैंने कहा जो बच्चे बहुत जल्दी मर जाते हैं, मैटरनल डेथ या फिर नियोनेटल डेथ। तो नियोनेटल डेथ भी नहीं होगा, वो बच्चे जो हमारे क्या होते हैं, 1000 जीवित जन्मों पर, मतलब 1000 बच्चे जो पैदा हुए हैं उनमें से कितने ज़िंदा हैं 1 वर्ष में, और उससे जो मरे हैं, डेथ ऑफ इन्फेंट्स बिलो 1 ईयर, 1 साल से कम के बच्चे जो मरते हैं, कितने 1000 लाइव बर्थ में, मतलब 1000 बच्चे पैदा हुए हैं, लाइव बच्चे बचे हैं, तो कितने बच्चे उनमें से मरे हैं 1 साल के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेजर ऑब्जेक्टिव? नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में आई थी, नई आर्थिक नीति, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? उसका प्रमुख उद्देश्य था अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, मतलब लिबरलाइजेशन। हमने लिबरलाइजेशन, आपने सुना होगा कि काफ़ी न्यूज़ में भी आता था कि हम लोगों ने चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन कर देना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ने कई जो अपनी खुद के थे, जैसे कई जो उसके बिजनेसेस थे, हम लोग कह सकते हैं रेलवेज़ हो गया या एयर जेट्स हो गया, उनको प्राइवेट कंपनी को उनका ठेका देना शुरू कर दिया था ताकि वो प्राइवेटाइजेशन हो जाए, इकोनॉमिक्स लिबर्टी। विच सेक्टर हैज़ द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट? किस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट है? तो ऑब्वियसली वो हमारी एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं।
पॉवर्टी लाइन का क्या मतलब है कि मंथली सैलरी लिमिट। पॉवर्टी लाइन का क्या मतलब है, मिनिमम इनकम हो जाएगी हमारी, क्या होती है वो होती है मिनिमम इनकम नीडेड, मतलब बेस मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आवश्यक न्यूनतम आय क्या होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन। इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका क्या मतलब है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह ढांचे होते हैं वो भी होते हैं, उसके अंदर हमारी फिजिकल एंड सोशल फैसिलिटीज़, चाहे वो परिवहन हो, बिजली हो, शिक्षा हो या सामाजिक सुविधा, तो ये सब मिलके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं होती। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकंड आएगा जब फिजिकल और सोशल फैसिलिटीज़ हो, फिजिकल में आपकी बिल्डिंग्स भी आ गई। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जब हम फिजिकल सोशल और फैसिलिटीज़ सारे मिलके, चाहे वो पावर हो चाहे वो एजुकेशन हो, तो वो हो जाएगा। कौन हमारा नेशनल इनकम डाटा प्रिपेयर करता है, तो हमारी NSSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है, या फिर हमारी सेंट्रल तो वो करती है पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम कौन करता है, हमारा NSO। ठीक है। व्हाट इज़ डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, अप्रकट बेरोजगारी क्या होती है, जब हमारे पास ज़्यादा वर्कर हैं जितने हमारी जॉब पर रिक्वायरमेंट है, जैसे भी पीछे एग्जांपल आया था कि 5 लोग काम कर रहे हैं जहाँ पर 3 सफिशेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो है हमारा सीजनल नेचर, क्योंकि जो खेती है अब किसी टाइम जो है वो सीजनल है, मतलब 3 महीने ये खेती होगी, 2 महीने ये खेती होगी, फिर वो खाली होंगे, तो सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का यही कारण है। लिटरेसी रेट क्या है 2011 के अनुसार, तो 2011 के अनुसार इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो है हमारी 74%, मतलब आज भी 26 लोग 100 में से ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं। GDP किसको मापती है, GDP हमारी मापती है किसको, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस, टोटल उत्पादित वस्तुएं जितनी टोटल प्रोडक्शन हुई है और उनका सेवाओं का मूल्य जो होता है वो होता है हमारा GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसे सिचुएशन जहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही एक साथ होती है तो उसे बोलेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। तो आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हमारे बने हुए हैं, सरकार इंडिया ने कई बड़े देशों के साथ कंबाइन में हमारे गोल्स बनाए हुए हैं, जिन्हें हमें कब तक पूरा करना है, 2030 तक, जिसको कब तक पूरा है करना है हमें 2030 तक। तो उनके बारे में डिटेल हमारा हम आगे पढ़ेंगे। बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल होते हैं जो जिसे हम बार बार बना सकते हैं। ऐसे सोर्स कौन से, नवीकरणीय स्रोत। देखो कोयला है, कोयला नेचर से बनता है, वो कभी भी हम दोबारा नहीं बना सकते, एक बार ख़त्म हो गया। पेट्रोल है वो भी नहीं बना सकते, आयरन है, लोहा, वो भी हम नहीं बना सकते, जो हमें मिट्टी में मिलता है वही होता है हमारा आयरन भी। लेकिन सौर ऊर्जा, क्योंकि वो हमारी सूरज की किरणों से मिलते हैं तो हम उसे और दोबारा बढ़ा सकते हैं। आजकल तो सोलर गीज़र वगैरह भी आ रखे हैं। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ 12th 5 ईयर प्लान, 12वें 5 ईयर प्लान का मेन क्या था हमारा, जो फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव, तेज, सतत और समावेशी विकास होता है हमारा। द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ रेट क्या थी हमारी इंडियन इकोनॉमी की, 6.2% थी 2011 के अनुसार। व्हाट इज़ द मीन्ड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है, कि मतलब एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यू बोर्न इज एक्सपेक्टेड टू लिव, नवजात जो पैदा हुआ है उसको जीवित रहने की औसत अवधि। अगर आपने देखा होगा तो पहले के लोग जो है वो 100 साल जिंदा रहते थे, बट आज के टाइम पे 60-70 हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों की डेथ 60-70 तक हो जाती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो 70 को भी क्रॉस करते हैं। तो वही जो चीज़ है वो हमारी एवरेज नंबर की वो क्या रहेगी,